प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कर्मवाच्य एवं कर्मवाच्य के वाक्यों की संरचना बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कर्मवाच्य किसे कहते हैं इसको समझ लेंगे। तो कर्मवाच्य में कर्म ही उद्देश्य होता है और क्रिया का उस कर्म के प्रति विधान किया जाता है। इस प्रकार से इसमें कर्म प्रधान हो जाता है। तो जिस वाच्य में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में कर्म प्रधान हो अर्थात कर्म प्रधान होने का मतलब है कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म ही उक्त होता है, वह क्रिया द्वारा उक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में वाक्य देखेंगे, छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। हिंदी में भी यहाँ विद्यालय के अनुसार क्रिया हो जा रही है, जाया जाता है। संस्कृत में छात्र के द्वारा, इसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, छात्रेण। और क्योंकि कर्म प्रधान है, विद्यालय कर्म है और यह प्रधान है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। छात्रेण विद्यालयः गम्यते। छात्रेण यह कर्ता है, छात्र के द्वारा। और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि यही प्रधान है। और क्योंकि कर्म प्रधान है तो कर्म के ही अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग। यहाँ पर कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। यक प्रत्यांत कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको पता चले कि कैसे कर्म प्रधान है। तो हिंदी का वाक्य है, छात्रों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। इस वाक्य में भी आप देखेंगे कि क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। कर्तृवाच्य में यहाँ बहुवचन होने पर यहाँ क्रिया बहुवचन की हो जा रही थी, लेकिन हिंदी में भी क्योंकि यह कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार क्रिया एक वचन में ही है।
संस्कृत में भी रूप अनुवाद बनेगा छात्रैः, छात्रों के द्वारा, तृतीया बहुवचन हो गया। और विद्यालय यह प्रथमा में ही रहा, और क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, गम्यते। प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। जब तक कर्म में बदलाव नहीं होगा तब तक क्रिया में भी बदलाव नहीं होगा। कुछ और उदाहरण लेते हैं। तुम्हारे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, यहां कर्ता में बदलाव किया गया, तुम्हारे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो तुम्हारे द्वारा का होगा त्वया, यहां भी कर्म में बदलाव नहीं हुआ, विद्यालय प्रथमा, और क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गई, क्योंकि यहां इस कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, यहां पर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कर्म विद्यालय है, इसलिए कर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तो मया हो गया, अहम आवाम वयम मामवाम अस्मान मया, तृतीया एक वचन। और यहाँ कर्म क्योंकि एक ही है, इसका पुल्लिंग में रूप चलता है विद्यालय विद्यालय विद्यालय, तो प्रथमा एक वचन में विद्यालय। और क्योंकि विद्यालय प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, गम्यते। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। मेरे द्वारा फल खाया जाता है, तो यहां मेरे द्वारा के लिए पूर्वत मया, अस्मत् का तृतीया एक वचन। और फल खाया जाता है तो फल प्रथमा एक वचन में, फलम। खाया जाता है खाद्यते, फलम क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गई। अगला वाक्य जो कि बता रहा है कि कैसे कर्म में बदलाव होते ही क्रिया में बदलाव होता है। तो मेरे द्वारा फल खाए जाते हैं, ढेर सारे फल खाए जाते हैं, इस वाक्य का आशय है। यहां पर भी खाए जाते हैं, इस क्रिया से पता चल रहा है कि फल बहुवचन है। मेरे द्वारा का मया होता है तृतीया एक वचन में। अब यहाँ फल खाए जाते हैं, बहुत से फल, तो फलम फले फलानि, प्रथमा बहुवचन होगा। यहाँ फल खाए जाते हैं तो प्रथमा बहुवचन होगा, फलम फले फलानि, क्योंकि बहुत से फल खाए जा रहे हैं। और जैसे ही यहाँ बहुवचन हुआ तो क्रिया भी, क्योंकि इस कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, क्योंकि यह प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हो जाएगी, खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो आप लोगों ने देखा कि कर्म में जैसे ही बदलाव होगा क्रिया में भी बदलाव होगा, तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण,
मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। यहां मेरे द्वारा का मया होगा। तृतीय एक वचन कर्ता में यहां कर्ता अनुक्त है और प्रधान है, और प्रधान है कर्म। कर्म क्या है? तुम। यहां कर्म में प्रथमा एक वचन में युष्मत का रूप होगा त्वम, और क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। देखना का दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, और मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम के अनुसार दृश्यसे। क्योंकि यहां कर्म मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। अब अगला वाक्य है, तुम्हारे द्वारा मैं देखा जाता हूं। तुम्हारे द्वारा मैं देखा जाता हूं। यहां पर भी आप देखेंगे हिंदी में भी कि कर्म मैं है और उसके अनुसार क्रिया में बदलाव हो गया। तो कर्ता में तुम्हारे द्वारा के लिए युष्मद का तृतीय एक वचन त्वया, और मैं यह कर्म है, कर्म में प्रथमा एक वचन होगा अहम, अस्मद का प्रथमा एक वचन अहम। अब क्योंकि यह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे, तो दृश्य हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन में दृश्य, य पर एक ही मात्रा, यह उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया यहां पर हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि क्रिया में बदलाव तभी हो रहा है जब कर्म में बदलाव हो रहा है। कर्ता के बदलने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां छात्रेण कर्ता है, यहाँ छात्रई है, यहाँ त्वया है, यहाँ मया है। कर्ता में बदलाव हुए हैं लेकिन कर्म में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए क्रिया में भी बदलाव नहीं हुआ। और जैसे ही कर्म में बदलाव होते हैं, जैसे यहाँ फलम है खाद्यते, यहाँ कर्ता वही है मया है, यहाँ भी मया करता है, लेकिन जैसे ही फलानि बहुवचन हुआ यहाँ खाद्यन्ते रूप बदल गया, क्योंकि यहाँ फलानि प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हो गई कर्मवाच्य में। यहां पर कर्ता वही मया ही है मेरे द्वारा, लेकिन जैसे ही यहां मध्यम पुरुष का कर्म आया त्वम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की हो गई कर्मवाच्य में, मध्यम पुरुष एक वचन की। और यहां जैसे ही कर्म अहम उत्तम पुरुष एक वचन हुआ, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की दृश्य हो गया। मैंने पहले ही बताया कि कर्मवाच्य में कर्ता गौण होता है, अप्रधान होता है, और कर्म प्रधान होता है। तो आप लोगों को यह बात विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया
कर्म के अनुसार होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कर्म के अनुसार क्रिया होती है, कर्मवाच्य की क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्म ही उक्त होता है, कर्म ही उद्देश्य होता है, और क्रिया का विधान कर्म के प्रति होता है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि कर्मवाच्य में कोई कर्ता हो। बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा देखा जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं कि पूर्णिमा में चंद्रमा देखा जाता है। तो अनुवाद बनेगा चंद्रः दृश्यते, चंद्र देखा जाता है। तो चंद्र प्रथम पुरुष एक वचन है, तो दृश्यते प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगा। पूर्णिमा में तो यहां पर पूर्णिमायाम सप्तमी कर देंगे। दो हरिण दिखाई दिए, यहां कर्ता नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं है कि कर्ता इसमें कहा जाए। दो हरिण मृगौ, और ये चूंकि प्रथम पुरुष द्विवचन है तो लंग लकार है भूतकाल, तो क्रिया भी मृगौ के हिसाब से प्रथम पुरुष द्विवचन की अदृश्यत अदृश्यताम, मृगौ अदृश्यताम, दो मृग दिखाई दिए। तो आप समझ गए होंगे कि कर्मवाच्य में यह आवश्यक नहीं कि कर्ता का कथन किया जाए, केवल कर्म का कथन हो और क्रिया का, तो वह कर्मवाच्य हो सकता है। और मैं पुनः एक बार बता दूं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता है तो तृतीया विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, जो कर्म का पुरुष एवं वचन होगा उसी के अनुसार क्रिया भी होगी, उसी पुरुष एवं वचन की। और इसमें कर्मवाच्य की यक प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हम आगे आपको बताएंगे कि यक प्रत्ययान्त क्रिया का रूप कैसे बनता है। धन्यवाद।